प्रिय सुधी श्रोताओं, आज मैं विद्यार्थियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और अंत तक सुनना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या आप विद्यार्थी के अभिभावक हैं, माता पिता हैं या किसी भी रूप में आप विद्यार्थी से संबद्ध हैं, तो आपके लिए यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना और अंत तक सुनना इसलिए आवश्यक है कि इसमें कुछ बहुत ही गूढ़ बातें मैं करूँगा जो हो सकता है प्रथम दृष्टि में सुनने में बहुत रोचक न लगे, लेकिन यह महत्व की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी और उपादेय होगा। यह मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन इसका निहितार्थ और इसकी उपयोगिता आप वाकई तब समझ पाएंगे जब इसके पूरे आशय को जानने के लिए, पूरे अर्थ को समझने के लिए, पूरी उपयोगिता को समाज में प्रासंगिक बनाने के लिए इसे अंत तक सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो इसे न केवल सुनें बल्कि और आगे बढ़ाएं। तो मैं बात शुरू करता हूँ। विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी जीवन को सभी लोग अच्छा कहते हैं। इस अवधि को जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। लोग संभवतः इसलिए ऐसा कहते हैं कि विद्यार्थी संभवतः बड़े उन्मुक्त, स्वच्छंद और चिंता रहित होते हैं। वे सांसारिक जीवन के मोह माया के बंधनों से मुक्त होते हैं। हंसना, खेलना, कूदना और मस्त रहना उनका स्वभाव होता है। लोग प्रायः अपने विद्यार्थी जीवन का गुणगान करते रहते हैं। निस्संदेह बचपन की अवस्था जीवन का स्वर्णिम काल होता है। निश्चित ही इस अवधि में उन्हें धन कमाने, परिवार चलाने, रिश्ते नाते को निभाने और सामाजिक मान मर्यादा के लिए यत्न प्रयत्न करने की चिंता नहीं होती। संभवतया इसीलिए लोग विद्यार्थी जीवन या बचपन की अवधि को जीवन का सबसे अच्छा समय कहते हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन का स्वर्णिम कहा जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी जीवन अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का सुनहरा अवसर है। अपने भविष्य को संवारने और सुसज्जित करने का हसीन मौका है तथा जीवन की तमाम चुनौतियों से लड़ने तथा जीतने के लिए साहस, ज्ञान और क्षमता अर्जित करने का प्यारा समय है। जिस तरह खेत के अच्छे और उपजाऊ होने पर ही किसान अच्छे फल की आशा कर सकता है और जिस तरह से बीज के अच्छे और उपजाऊ होने पर ही माली अच्छे फूलों का दावा कर सकता है, उसी तरह बचपन के अच्छे और उपयोगी होने पर ही अच्छे भविष्य की आशा की जा सकती है। बचपन को अच्छा और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से ही बच्चे को विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कराया जाता है। बच्चे को विद्यार्थी इसलिए बनाया जाता है ताकि बचपन रूपी बीज अच्छा, उपयोगी और उपजाऊ बनकर लहलहाती फसल रूपी भविष्य बन सके और स्वयं के, घर परिवार के, समाज के, देश के और पूरी मानवता के सुख और समृद्धि का कारण बन सके। वर्तमान समय में विद्यार्थी जीवन भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है। विद्यार्थी के कमज़ोर कंधों पर बस्ते का भारी बोझ लाद दिया जाता है। चारों तरफ तेजी से बढ़ती प्रतियोगिता के कारण बच्चों के मन मस्तिष्क में डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनने
की महत्वाकांक्षा भर दी जाती है। अब तो सफलता की चिंता से विद्यार्थी जीवन ओतप्रोत नजर आता है। क्या सचमुच विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम काल होता है? बच्चों को, विद्यार्थियों को भी सकारात्मक भाव से यह स्वीकार करना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन सचमुच उनके लिए स्वर्णिम काल होता है, क्योंकि जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें इन चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और यह भी कि यही तो वह समय है जब विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। लेकिन इन चुनौतियों से लड़ने के क्रम में आने वाली समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आलस्य, अनुशासनहीनता, कमजोर स्मरण शक्ति, कुसंगति, गलत आदतें, कर्तव्य विमुखता, गैर जिम्मेदारी और अन्य अनेकों दुर्गुणों के रहते क्या विद्यार्थी अपने वर्तमान की और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है? इन दुर्गुणों की उपस्थिति में क्या बच्चे को सही अर्थ में विद्यार्थी कहा जा सकता है? इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी के 5 महत्वपूर्ण लक्षणों को निरूपित करने वाला यह श्लोक हर युग में प्रासंगिक माना जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है वो यह कि इस श्लोक में कही गई कोई भी बात न कभी अप्रासंगिक थी, न है, न होगी। आइए इसे वर्तमान कसौटियों पर जांचने का प्रयास करते हैं। पहला है काक चेष्टा। सबसे पहले यह कहा गया है कि विद्यार्थी की चेष्टा काक यानी कौवे जैसी होनी चाहिए। चेष्टा का मतलब सजगता या जागरूकता या सतर्कता। कभी स्वयं कौवे की सतर्कता को जांच कर देखिए। कौवा आपसे काफी दूर किसी पेड़ की डाल पर बैठा हो, आप झुके नहीं कि कौवा उड़ जाएगा। उसकी सजगता, उसकी सतर्कता, उसका त्वरित प्रयास, इन सब को काक की चेष्टा कहेंगे। वह खतरे के प्रति बहुत सतर्क है, वह बचाव के प्रति बहुत सजग है, वह प्रयास के प्रति बहुत तत्पर है। क्या आपको कौवे में आलस्य दिखा, लापरवाही दिखी, प्रयास में कोई कमी या देरी दिखी? नहीं ना। अब विद्यार्थी अपनी जांच करें। क्या आप कुछ सीखने के लिए कौवे जैसी तत्परता रखते हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों के प्रति और अपनी शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूक हैं, सजग हैं? क्या आप आज का काम कल पर नहीं टालते हैं? यानी कि क्या आप आलस्य के शिकार नहीं हैं? अगर आप वाकई इन दुर्गुणों या इनमें से कुछ दुर्गुणों के शिकार हैं तो आपको तत्काल संभल जाने की ज़रूरत है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में ये सब बाधक तत्व हैं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको कौवे से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दूसरा है बको ध्यानम। आपने बगुले को ध्यान मग्न स्थिति में जरूर देखा होगा। बगुला कैसे एक पैर पर खड़े रहकर अपना पूरा ध्यान मछली पर लगाए रखता है। वह जरा भी अपने ध्यान से विचलित नहीं होता। क्या आपका ध्यान इसी तरह का है? वर्तमान समय में ध्यान न लगना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जब आप कक्षा में या घर पर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। कभी किसी दोस्त की बात याद आती है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी इंटरनेट पर फिल्म या चैटिंग की याद आती है, कभी व्हाट्सएप, कभी मैसेज, कभी कुछ तो कभी कुछ।
आपके मन में विचारों की बाढ़ सी आई रहती है। 1 घंटे की पढ़ाई में 5 मिनट भी ध्यानपूर्वक पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपकी प्रगति के इन विघ्नों से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इन गतिविधियों से आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, स्मरण शक्ति में कमी आती है और एकाग्रता भंग होती है। ध्यान रहे कि ध्यान आपकी सफलता के लिए उतना ही आवश्यक होता है जितना जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन। ध्यान के लिए ध्यान रखें कि प्रत्येक वस्तु की अपनी सार्थकता होती है, उसकी अपनी उपयोगिता होती है। आपको वस्तु की उपयोगिता की कला सीखनी चाहिए। कुछ चीज़ें वर्तमान में तो बहुत प्रिय लगती हैं, लेकिन बाद के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती हैं, और कुछ चीज़ें वर्तमान में बहुत अप्रिय और कष्टकर लगती हैं, लेकिन बाद के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ध्यान रहे कि ध्यान को साधना एक तपस्या होती है, और विद्यार्थी का जीवन एक तपश्चर्या से कम नहीं होता। जो विद्यार्थी जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करता है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और जो विद्या की प्राप्ति में लगा होता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसे तपस्या करनी ही पड़ती है। इसी को ध्यान में रखकर कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी विद्या की कामना करने वाले को ही तो विद्यार्थी कहा जाता है। और यह भी ध्यान रहे कि विद्यार्थी जीवन की तपस्या ही संपूर्ण जीवन के सुख का कारण बनती है, और जीवन भर के सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान संजीवनी का काम करती है। ध्यान की सिद्धि अमृत प्रदान करने वाली होती है। इसके लिए विद्यार्थी को बगुले से प्रेरणा लेने का परामर्श दिया गया है। श्वान निद्रा, अगला चरण है श्वान निद्रा। कुत्ते की नींद से विद्यार्थी को प्रेरणा लेने की बात कही गई है। इसका वास्तविक मतलब यह है कि विद्यार्थी का नींद पर नियंत्रण होना चाहिए। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का नींद पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन का बहुत ज़्यादा हिस्सा सोने में ही व्यतीत कर देता है। इस पर थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। नींद एक तामसिक क्रिया है, इसमें सृजन नहीं होता, इसमें कुछ सीखना या कोई ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, इसमें विकास नहीं होता, इसमें केवल स्थिरता होती है। नींद एक अल्पकालिक मृत्यु है, और मृत्यु एक दीर्घकालिक नींद है। इसके विपरीत जागना या जगे रहना एक जागृति है। जागृति सात्विक है, इसमें सृजन है, इसमें विकास है, गति है, इसमें कुछ सीखना, सिखाना, जानना, जागरूक होना और जागरूक करना घटित होता है। इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी की वजह से हम इतना वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति कर पाए हैं, और इसी की वजह से मानव ज्ञानवान प्राणी बन पाया है। इसी की कामना करते हुए उपनिषद का ऋषि कहता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधात्, यानी उठो, जागो और बोध यानी ज्ञान प्राप्त करो। इन दोनों के बीच एक राजसिक अवस्था आती है। इसमें भोग विलास की ही प्रधानता होती है। विद्यार्थी को सात्विकता की साधना करनी चाहिए। इससे नींद पर नियंत्रण प्राप्त होता है। सजगता, तत्परता, ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सात्विकता की बहुत आवश्यकता होती है। अगला चरण है अल्पाहारी। नींद, आलस्य और नकारात्मकता पर विजय पाने के लिए अल्पाहार एक महत्वपूर्ण साधन है।
विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए कि शरीर अन्न का ही बना होता है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। भोजन की भी प्रकृति है। कुछ तरह के अन्न की सात्विक प्रकृति होती है। इस प्रकार के अन्न को भोजन में शामिल करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, मन में सकारात्मकता, उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है। नई नई चीज़ों को सीखने और ज्ञानार्जन के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। उसी तरह कुछ अन्न राजसिक गुण प्रधान होते हैं। इनके सेवन से क्रोध, लालच, ईर्ष्या और संग्रह जैसी प्रवृत्तियों का उदय होता है और हिंसक वृत्तियां प्रबल होती हैं। और तामसिक अन्न का सेवन करने से आलस्य, नकारात्मकता और नींद की अधिकता होती है। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए विद्यार्थियों को ये आवश्यक है कि वो अल्प मात्रा में भोजन करें। उन्हें अल्पाहारी होने का सुझाव दिया गया है ताकि वे अपनी ऊर्जा का अधिक से अधिक सकारात्मक प्रयोग कर सकें। इसका अगला चरण बताया गया है गृही त्यागी। यह बात आज के संदर्भ में कुछ अप्रासंगिक सी प्रतीत होती है, क्योंकि पहले गुरुकुल यानी गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा अर्जित करने का विधान था। अगर इसके उद्देश्यों पर गौर किया जाए तो यह आज भी प्रासंगिक लगेगा। आखिर आज भी विद्यार्थी अपने घर परिवार को छोड़कर दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई लिखाई करते ही हैं। वास्तव में घर परिवार की जिम्मेदारियों, परेशानियों और तनावों से विद्यार्थी को दूर रखने की बात की गई है। यही इसका उद्देश्य है कि वह घर परिवार के तनाव से दूर रहे, घर परिवार के तनाव के प्रति गृही त्यागी रहे, ताकि उन्मुक्ततापूर्वक, स्वच्छंदतापूर्वक और पूर्ण एकाग्रचित्ततापूर्वक विद्यार्थी अपने लक्ष्य की साधना में लग सकें। गृह त्यागी का मूल अभिप्राय एकांतवासी होने से है, न कि घर का त्याग करने से। सोचने की बात है कि अगर विद्यार्थी पारिवारिक और सामाजिक मामलों में ही उलझा रहेगा, अगर मित्रों का दायरा बहुत बड़ा होगा और अगर वह तमाम राजनीतिक और गैर जरूरी संदर्भों से जुड़ा रहेगा, तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य को ईमानदारी पूर्वक सफल बनाने के लिए तो एकांत, एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का होना अत्यंत अपरिहार्य होता है। वर्तमान समय में इन 5 गुणों को धारण करने की और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यावसायीकरण की प्रक्रिया दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर तरफ अर्थकरी विद्या का बोलबाला है। सूचना केंद्रित शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य अब धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को कुछ और गुणों की साधना करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे स्वविवेक की जागृति। आज का पूरा युग ही सूचना का युग हो गया है। सूचना केंद्रित प्रतियोगिताएं हैं, सूचना केंद्रित बाजार प्रणाली है। ज्ञान की तो जैसे आवश्यकता ही नहीं है। सूचना युग में सफलता के लिए बुद्धि की पूछ है, विवेक की कोई पूछ नहीं। स्किल यानी कार्य निपुणता की मांग है, टैलेंट यानी प्रतिभा दरकिनार है। लेकिन ध्यान रहे कि जब सूचना भ्रमित करती है तो ज्ञान ही मार्गदर्शक बनता है। जब चंचल बुद्धि विचलित होती है तो विवेक ही सहायक होता है, और जब स्किल अप्रासंगिक हो जाती है तो टैलेंट ही पथ प्रदर्शक बनता है। इसमें कोई सही या गलत जैसी बात नहीं है, बस एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। जैसे ज्ञान के बिना सूचना अपूर्ण है, विवेक के बिना बुद्धि अपूर्ण है और प्रतिभा के बिना निपुणता अपूर्ण है। अपूर्ण आज नहीं तो कल कष्टकर सिद्ध होता है, पूर्ण सर्वदा सुखकर होता है। विद्यार्थी को पूर्ण की साधना करनी चाहिए। इसके लिए स्वविवेक की जागृति आवश्यक है। स्वास्थ्य की देखभाल करना। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती होती है।
स्वास्थ्य बहुत बड़ी पूंजी होती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन ही सही ज्ञान का स्रोत बनता है। इसके लिए उचित खान पान, उचित रहन सहन और उचित बात व्यवहार की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल 4 स्तर पर करनी चाहिए। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार इसके लिए आवश्यक है। हर कीमत पर रोग मुक्त रहना एक संकल्प होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र याददाश्त, मानसिक संतुलन, प्रत्युत्पन्नमति और हर प्रकार की बौद्धिक क्षमता को प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए। निरंतर पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, अभ्यास करना और उसका प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगला है भावनात्मक स्वास्थ्य। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में माधुर्य, भय, प्रेम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार जैसी भावनात्मक संवेगों पर संतुलन, कामनाओं, कल्पनाओं, महत्वाकांक्षाओं पर संयम और आशा, निराशा, जीत, हार और लाभ, हानि जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। धैर्य, साहचर्य, समरसता और सामंजस्य इसके लिए आवश्यक होता है। और अगला है आत्मिक स्वास्थ्य। हम लोगों ने अभी तक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य की बात की है। अब हम बात करते हैं आत्मिक स्वास्थ्य की। शांति, प्रेम और आनंद इसका उद्देश्य है। ध्यानपूर्वक सोचिए कि ये चारों प्रकार के स्वास्थ्य आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए हैं और अत्यंत आवश्यक हैं। किसी एक के अस्वस्थ रहने से दूसरे भी अस्वस्थ हो जाते हैं। यानी बल, बुद्धि, भावना और शांति पूर्ण स्वास्थ्य के स्रोत हैं। स्वानुशासन, किसी बंधन के तहत नियमों का पालन करना एक बात है और नियमों का पालन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का होना बिल्कुल दूसरी बात है। अगर आप गहन चिंतन करें तो पाएंगे कि प्रकृति में सब कुछ अनुशासनबद्ध तरीके से घटित हो रहा है। शारीरिक क्रिया प्रणाली में सब कुछ अनुशासन पूर्वक हो रहा है, जैसे रक्त संचार, पाचन क्रिया, रक्त निर्माण प्रक्रिया, वायु संचार प्रक्रिया इत्यादि। ये सारी क्रियाएं प्राकृतिक नियम के अनुकूल होती ही रहती हैं। अगर इसका अनुशासन भंग होता है तो शरीर अनगिनत प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। उसी तरह विद्यार्थी को अपने सोने, उठने, पढ़ने, लिखने, खाने, पीने और अन्य सभी आवश्यक कार्य प्रणालियों को निष्ठापूर्वक और पूर्ण अनुशासनबद्ध तरीके से संपन्न करना चाहिए। धीरे धीरे शरीर की प्रकृति निर्धारित कार्यों को सहज रूप से स्वीकार कर लेती है और अनुशासन का पालन करना आसान हो जाता है। ध्यान रहे कि क्रमबद्ध कार्य प्रणाली में ही सफलता निहित होती है। हमारे कुछ अभौतिक मार्गदर्शक होते हैं। भौतिक मार्गदर्शक यानी कि जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ अभौतिक मार्गदर्शक होते हैं। कहा गया है कि हमारे 2 प्रकार के अध्यापक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। वो एक तो वो जो हम प्रत्यक्ष उनका सानिध्य पाकर के अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरा अभौतिक मार्गदर्शक होते हैं। विद्यार्थियों को कदम कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक के संरक्षण में रहना सर्वदा उपयोगी होता है। भौतिक मार्गदर्शकों में माता, पिता, भाई, बहन, परिवार के अन्य सदस्य, मित्र, अध्यापक और समाज के अनेक लोग आते हैं। कौन कैसी प्रेरणा देता है या आप किससे कैसी प्रेरणा लेते हैं, ये सब आप पर निर्भर होता है। इसके लिए आपको अपने अभौतिक मार्गदर्शकों का सहारा लेना आवश्यक होता है।
आपके 4 अभौतिक मार्गदर्शक होते हैं। पहला है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चेतना और चौथा अहंकार। इनमें आपके लिए मन और बुद्धि रूपी मार्गदर्शकों की प्रधानता है। अगर आप उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है, अगर आप तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और अगर आपका विवेक जागृत नहीं है, तो कोई भी आपको पथ भ्रमित कर सकता है और आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए आपको एकाग्रता के द्वारा मन को स्थिर रखने का, बुद्धि के द्वारा बोध को यानी विवेक को जगाने का, ध्यान के द्वारा अपने चित्त को शांत करने का और आत्मचिंतन के द्वारा अपने अहम को यानी अपने मूल स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण हैं। इन गुणों को सहृदय अपनाने से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है और यह जीवन निस्संदेह सफल सिद्ध होता है। अब तक मैंने विद्यार्थी को केंद्र में रख करके कुछ आवश्यक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बातें की हैं। इतना ही सब कुछ नहीं है। विद्यार्थियों के जीवन में अनगिनत प्रकार के ऐसे पाठ हैं, ऐसी उपयोगी बातें हैं जो उन्हें सीखनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस क्रम में बस इतना ही। फिर अगली बातें अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।